यस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो अपनी इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे थे पूरे यूपीएससी सिलेबस का वर्ड बाय वर्ड डिकोडिंग। ओके, पिछले वीडियो में हमने करा था इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। आज हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है हमारे यूपीएससी के सिलेबस में। तो ये हमने कर लिया। अब है हमारा जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इसको हम वर्ड बाय वर्ड देखेंगे, इसका मतलब क्या है और इसके अंदर क्या क्या आता है। शॉर्ट में इसको कहते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया, जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी, तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूं और मैंने अलग-अलग भूमिकाओं में अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है, इंक्लूडिंग आंसर शीट इवैल्यूएशन, क्वेश्चन पेपर सेटिंग, टीचिंग, मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, एवरीथिंग। आई आल्सो यूज्ड टू बी अ यूपीएससी मेंटर एट स्टडी आईक्यू आईएएस। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो पहले देखते हैं सिलेबस में जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपका जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। फिर आगे इन्होंने जो तीर चलाया है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो समझो इसका मतलब क्या है। तो ये सबसे मिसअंडरस्टूड सिलेबस की लाइन है। बहुत सारे एस्पिरेंट को लगता है कि भाई ये बहुत वेग लिखा हुआ है इन्होंने, बट इन रियलिटी यूपीएससी ने इसको तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, और तुम्हारी एबिलिटी कि तुम स्टैटिक को करंट अफेयर्स, साइंस एंड अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस से कनेक्ट कर सको। और दैट टू व्हेन तुम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हो। एनवायरमेंट इकोलॉजी देखो बहुत डीप सब्जेक्ट है, पीएचडी लेवल का, और आजकल तो वैसे भी इसकी बहुत डिमांड है, बट तुम बेसिक लेवल का पढ़ रहे हो, क्लास 10 तक के लेवल का, स्टिल तुम इतना कर पाओ। ओके, तो अब इन फ्रेजेस को समझते हैं जो सिलेबस में दिए हैं। जैसे सबसे पहला है जनरल इश्यूज। तो यानी कि ब्रॉड नॉन टेक्निकल अवेयरनेस बेस्ड टॉपिक्स, जिनकी तुमको कोई डीप सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। तो यूपीएससी तुमको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को नहीं बोलेगा, बट तुमसे ये पूछ लेगा कि फोटोसिंथेसिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्बन साइकिल, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, यानी कि टेक्निकल डिटेल्स में तुमको नहीं जाना है। दूसरा एनवायरमेंटल इकोलॉजी। तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन और उनके एनवायरनमेंट के बीच में, और यहाँ पे जो भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं और उस पे ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब हमको एनवायरमेंटल इकोलॉजी में पढ़ना है। फिर है बायोडाइवर्सिटी। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लाइफ फॉर्म्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इंसान है, जानवर, शेर, भगेरे, चीते, पता नहीं कितनी स्पीशीज हैं, उनकी जेनेटिक इकोसिस्टम डाइवर्सिटी वगैरह है। और जो थ्रेट्स हैं उनके कंजर्वेशन में, ये सब हमको पढ़ना है। फिर है आपका क्लाइमेट चेंज। तो उसमें नेचुरल या ह्यूमन इंड्यूस्ड, मेनली ह्यूमन इंड्यूस्ड ही पढ़ना है, जो चेंजेस हैं हमारे क्लाइमेट के पैटर्न्स में, कि गर्मियां गर्म होती जा रही हैं, सर्दियों में इतनी ठंड होती नहीं है अभी, आइस शीट मेल्ट हो रहे हैं, ये सब चीजें। और उसको मिटिगेशन और अडेप्टेशन, यानी उससे निपटने की या फिर उसके अनुसार खुद को ढालने के जो तरीके हैं, जो तरकीबें हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और लास्ट में है तुम्हारा ब्रह्मास्त्र, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। यानी कि आपको कंसेप्चुअल पढ़ना है, अप्लाइड उसको हम रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उससे रिलेटेड गवर्नेंस इश्यूज और करंट अफेयर रिलेटेड इश्यूज पे फोकस रखना है। आपको साइंटिफिक कैलकुलेशंस में नहीं जाना है कि ये कैलकुलेशन लगाई तो पता चल रहा है कि CO2 का इतना वो बढ़ रहा है, या फिर ये आइस शीट इतनी स्पीड से टूट रही थी पहले, अब इतनी से मतलब टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना है, जो भारी भरकम कैलकुलेशंस है कंप्यूटर मॉडल्स लगा के, वो नहीं, बस तुमको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए। तो अब इसको एक एक करके हम इसके बारे में देखते हैं। तो इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है मैंने, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और तीसरा आपका क्लाइमेट चेंज। ओके, सारे टॉपिक इन्हीं के अंतर्गत आपके आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनवायरमेंटल इकोलॉजी। तो इसमें
आपको शुरू करना है ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म से। फिर लाइफ पे अर्थ कैसे वो अर्थ पे लाइफ कैसे आई, वो किस तरह शुरू हुई, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद इकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें कितने टाइप की इकोलॉजी होती है, इकोलॉजिकल हायरार्की, इसका स्कोप, हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल नीश यानी कि हर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तो वो क्या होता है। फिर डीप और शैलो इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ये सब तुम्हारे सिलेबस में है। इस पे सीधा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ओके, इकोलॉजिकल कम्युनिटी, फिर स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इसके पार्ट हैं। स्ट्रैटिफिकेशन यानी लेयर्स में कैसे डिवाइडेड होती है कम्युनिटी। इकोटोन क्या होता है, इकोलॉजिकल डोमिनेंस क्या होती है, सीजनल एंड डायरनल फ्लक्चुएशन आपकी इकोलॉजी में कैसे होगी, पीरियोडिसिटी, टर्न, इंटरडिपेंडेंस। फिर उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन तो कैसी होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, ये सब ज्योग्राफी में भी हम पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ते हैं। फिर रेंज ऑफ टॉलरेंस यानी एक इकोसिस्टम कितनी लिमिट तक चेंजेस बर्दाश्त कर सकता है कोलैप्स होने से पहले, उसकी मैक्सिमम रेंज मिनिमम रेंज क्या है। डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके मेंस के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजी, इसमें ही इकोसिस्टम। ओके, तो इकोसिस्टम क्या होता है, उसकी हमको शुरू करना है डेफिनेशन से। फिर उसके फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज पर ऑफ इकोसिस्टम पढ़ना है। फिर उसका स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, जैसे अबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक यानी जीव जंतु, और अबायोटिक मतलब सॉयल, वाटर, एयर एटसेट्रा। फिर इकोसिस्टम में जो डायनेमिक्स होते हैं, फ्लोज होते हैं, जैसे एनर्जी फ्लो करती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरा, यानी ट्रॉपिक लेवल मतलब पौधे हैं, पौधों ने सूरज से एनर्जी बनाई, उसको फिर हिरन ने खाया तो वो 10% वहां चली गई, उसको शेर ने खाया तो वहां चली गई। तो ये ट्रॉपिक लेवल्स हैं। फूड चेन क्या होती है, ये पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया, इसने उसको खाया, ये है फूड चेन। इसके टाइप्स और सिग्निफिकेंस। अब फूड वेब क्या होता है, जब कई सारी फूड चेन्स आपस में इंटरमिंगल करती हैं तो उसको हम फूड वेब कहते हैं। इसके मॉडल्स हैं कुछ एनर्जी फ्लो के, वो आपको पढ़ने हैं। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी यानी कि कितनी एनर्जी यूज करके कितना बायोमास बनता है। इकोलॉजिकल पिरामिड। अब बायोमैग्निफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया था शायद 15-16 में, तो इस पे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल्स के, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो उसको इकोलॉजी कैसे कंट्रोल करती है। फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़नी है, कितने टाइप की स्पीशीज होती हैं, ओके, और उनकी पॉपुलेशन के ग्रोथ मॉडल्स क्या हैं, ये सब। फिर स्पीशीज जो हैं वो अडेप्ट कैसे करती हैं, ओके, और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करती हैं। तो अडेप्टेशन के एग्जांपल्स प्लांट्स में कैसे हैं और एनिमल्स में कैसे है, जैसे कि जब सनलाइट, मान लो गहरा जंगल है, सनलाइट नहीं मिलती तो पेड़ लंबे हो जाते हैं। जहाँ पे सनलाइट अबंडेंट है और इतना आपस में कंपटीशन नहीं है, वहां पे हाइट कम रहती है, इस टाइप से। होम्योस्टेटिस स्टेसिस क्या होता है, अच्छा, अडेप्टेशन इन एनिमल्स, जैसे गिरगिट होता है वो कलर बदल लेता है, होम्योस्टेसिस। फिर इंटरेक्शन बिटवीन स्पीशीज, ये इसमें भी बहुत सारे म्यूचुअलिज्म एटसेट्रा, ओके। फिर इकोटोन पढ़ना है, एंडेमिक स्पीशीज यानी कि ऐसी स्पीशीज जो एक ही जगह पे मिलती हैं। इकोटोन मतलब बॉर्डर इकोसिस्टम, दो बड़े इकोसिस्टम्स के बीच का एरिया। फिर आपकी कीस्टोन स्पीशीज यानी कि ऐसी स्पीशीज जिसको हम एक इकोसिस्टम से निकाल दें तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। फिर आपकी इंडिकेटर स्पीशीज, कि भाई अगर वो स्पीशीज प्रेजेंट है तो वो किस चीज को इंडिकेट करती है। कुछ टाइप की फंगाई होती हैं कि हाँ, जब CO2 बढ़ जाती है तो उनका कलर चेंज होता है, इस टाइप की। इनवेजिव स्पीशीज यानी कि ऐसे जीव जंतु जो उस एरिया के नहीं है पर फिर भी वहां मिलते हैं, जैसे इंडिया में वाटर हाइसिंथ होता है जो कि वाटर बॉडीज में मिलता है, एक प्लांट, और वो उनको डैमेज करता है। ऐसे ही अफ्रीकन कैटफिश भी इंडिया की रिवर्स में बहुत ज्यादा हो गया, जो कि इंडियन स्पीशीज को खत्म करती जा रही है। खा नहीं रही है, बल्कि उनका खाना खा रही है और तेज रिप्रोड्यूस कर रही है, उससे इंडियन स्पीशीज खत्म हो रही है। फिर एलोपैट्रिक एंड सिंपैट्रिक स्पीशीएशन, ये इसके टाइप्स हैं, इनके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। ओके, फिर हमको इकोसिस्टम के टाइप पढ़ने हैं नेक्स्ट। ओके, तो ये हमने ज्योग्राफी में भी पढ़े थे, ये सारे टेरेस्ट्रियल, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा, डेजर्ट, माउंटेन्स, इसमें कौन से एनिमल मिलते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, कैसा होता है, ये सब। फिर एक्वेटिक में दो होते हैं, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, यानी कि अपने नदी नाले ये सब, और ये समुंदर। फिर ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम यानी कि ऐसा इकोसिस्टम जिसको ह्यूमंस ने बनाया हो, जैसे कि आपके एग्रीकल्चर फील्ड्स या प्लांटेशन, या फिर आपका एक्वेरियम, ये सब चीजें। अब ऑब्वियसली एक इकोसिस्टम है तो उसमें न्यूट्रिएंट भी होंगे, प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए, तो वो कैसे साइकिल होते हैं, तो उनको कहते हैं हम बायोजियोकेमिकल साइकिल। ओके, तो अब उसमें कार्बन साइकिल होगी, आपकी आपकी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होगी, नाइट्रोजन साइकिल होगी, ऑक्सीजन साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन होते हैं, भाई प्रोसेस कौन सी सिर्फ गैसियस प्रोसेस है, कौन से में रॉक्स भी आते हैं, ये सब चीजें। तो कितने पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं,
और ये आपको क्वेश्चन बन जाता है, बिल्कुल सीधा-सीधा क्वेश्चन बनेगा। कार्बन साइकिल क्या होती है? उसके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और फिर क्लाइमेट में कैसे वो बफर या फिर इम्पैक्ट करता है? ह्यूमन इम्पैक्ट से कैसे कार्बन साइकिल आपकी जो है वो अफेक्ट हो रही है? ओके। फिर उसके बाद अगर ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँ तो उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे? तो अब तुमको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस गैस क्या चीज़ है, ओके? फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि वाटर साइकिल के पानी, पानी से भाप बनी, भाप से बादल बने, बादल से बारिश बनी, बारिश से फिर नदी चल पड़ी और समुद्र में पानी गया। तो ये आपको पढ़ना है। नाइट्रोजन साइकिल कि किस तरह नाइट्रोजन आपकी प्लांट्स रूट्स से और एटमॉस्फेयर के बीच में ट्रैवल करती है। सिमिलरली ऑक्सीजन साइकिल एंड सल्फर साइकिल, ओके? और उसमें फास्फोरस साइकिल भी आपको एक और है वो पढ़नी है। मेरा थोड़ा यहाँ पे उसकी गलती होगी, सॉरी। अब नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसी का पार्ट है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के बेसिक यानी कि आपको पता होना चाहिए पॉल्यूशन होता क्या है, उसके सोर्सेज क्या हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, हाउसिंग है, पावर जनरेशन है, रिवर वैली प्रोजेक्ट है, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म। अब पॉल्यूटेंट यानी कि ऐसी चीजें जो पॉल्यूट करती हैं, तो उनको हम कितने पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। और कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके प्रेजेंट होने से हमें कुछ पॉल्यूटेंट्स का पता लगता है। तो वो कौन-सी स्पीशीज़ होती हैं? वो आपको पूछ लेंगे कि हाँ, CO2 ज़्यादा हो तो इस एल्गे का कलर ऐसा हो जाता है और ये सब चीज़ें। फिर है एयर पॉल्यूशन। ऑब्वियसली पॉल्यूशन है तो हम एयर पॉल्यूशन की बात करेंगे। तो इसके कारण क्या-क्या हैं? इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या-क्या हैं? टॉप 10 गैसेज़ इन एयर पॉल्यूशन कौन-सी हैं? डेफ़िनेटली पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है कि हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? उसके बाद एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जैसे कि जब आपका पॉल्यूटेंट ज़्यादा हो जाता है तो वो स्मॉग बन जाता है तो उसके क्या इम्पैक्ट हैं? ओज़ोन लेयर डिप्लीशन, एसिड रेन, ओके? अब पार्टिकुलेट मैटर होता है उससे रिलेटेड हमारे रेस्पिरेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है? पार्टिकुलेट मैटर होता है कार्बन पार्टिकल्स छोटे-छोटे जो कि हवा में तैरते रहते हैं। फ्लाई ऐश क्या होती है जो कि थर्मल पावर प्लांट से निकलती है। फिर गवर्नमेंट ने कुछ ये शुरू किए हैं इनिशिएटिव जैसे कि भारत स्टेज नॉर्म गाड़ियों को रेगुलेट करने के लिए, वो क्या है? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जिससे हमको एक्यूआई वगैरह पता चलता है वो, ओके। फिर एक ये हो रहा है कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट पॉल्यूशन इंडेक्स, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वाटर पॉल्यूशन, तो उसमें सरफेस वाटर का पढ़ेंगे, ग्राउंड वाटर का पढ़ेंगे, फिर उसके सोर्सेस पढ़ेंगे, फिर उसको हम मेजर कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे, उसके रीजंस क्या-क्या हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या-क्या, कौन-सी बीमारियाँ हो सकती हैं, ये सब चीज़ें। इसके साथ और कौन से टर्म्स एसोसिएटेड हैं। फिर हम देखेंगे एल्गल ब्लूम क्या होता है, यानी कि जब भी किसी वाटर बॉडी में पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे एल्गी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि वो पॉल्यूटेंट हमारे लिए पॉल्यूटेंट होंगे, बट वहाँ पे वो उनके लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर फीड्स से यूरिया बह के अगर किसी तालाब में आ जाता है, तो वहाँ पे काई बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज़ उसको नाइट्रोजन मिलती है खूब सारी। और उससे एल्गल ब्लूम को ही हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, ओके। फिर हम पानी में आर्सेनिक बहुत जहरीला पदार्थ होता है, वो कंपाउंड वो एक एलिमेंट होता है, उससे क्या होगा? मर्करी पॉल्यूशन जापान के कोस्ट पे हुआ था, उससे मीनामाटा डिजीज़ होती है, उसके बारे में पढ़ना है, कैसे इफ़ेक्ट करता है। ऑक्सीजन स्ट्रैटिफ़िकेशन, फिर हम मरीन पॉल्यूशन के यानी कि समुद्र के पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सोर्सेज़ क्या होते हैं, इफ़ेक्ट क्या होते हैं। डेड ज़ोन बहुत न्यूज़ में था, अभी भी रहता है, क्या होता है? समुद्र के बीच में ऐसे एरिया जहाँ पे कोई जीव-जंतु नहीं पाए जाते। उसके बाद ओशन एसिडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑयल स्पिल से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं? कैसे कंट्रोल करें? क्या क कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिससे कि हम उसको वो कर सकते हैं कि जो आपका ऑयल है उसको ऑयल ज़ैपर बैक्टीरिया वगैरह इस टाइप की चीज़ें। अब ट्रैश यानी कि पॉलीथीन वगैरह और ये सारी चीज़ें भी जाती है ओशन में, डंपिंग की जाती है कूड़े की। माइक्रोप्लास्टिक और उनका क्या इम्पैक्ट होता है जो हमारे रोज़मर्रा के सामान में बारीक-बारीक प्लास्टिक होते हैं। फिर एक ये आया था नोटिफिकेशन कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन, तो अगर इसमें कोई बदलाव आए तो करना, ओके? नहीं तो इतना पुराना क्या ही याद करोगे, पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। नॉइज़ पॉल्यूशन में अगेन कॉजेज़, लेवल्स, फिर उसके बाद इफेक्ट्स, फिर करेक्टिव एक्शंस हम क्या ले सकते हैं। फिर है हमारा बायोलॉजिकल पॉल्यूशन, उसमें अगेन सोर्सेज, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स और करेक्टिव एक्शंस। रेडियो एक्टिव जो आपका न्यूक्लियर से होता है वो सब, उसमें भी यही तीनों चीजें। फिर थर्मल यानी कि हीट पॉल्यूशन, अगेन कॉजेज, इफेक्ट एंड कंट्रोल, ये सब चीजें। फिर है हमारा एनवायरनमेंट की क्योंकि बात हो रही है तो उसको एक और थ्रेट होता है वेस्ट। तो वेस्ट मैनेजमेंट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारा घर का कूड़ा होता है ये सब, ओके। तो कितने टाइप का सॉलिड वेस्ट होता है, वेट, ड्राई, हॉस्पिटल वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, इस टाइप की चीजें। क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें इश्यूज क्या आ रहे हैं, कैसी प्रैक्टिसेस हैं इसकी, वेस्ट से एनर्जी बनाने की क्या टेक है, और सिटी का जो कचरा होता है उसके
मतलब उससे एक ये कंपोस्ट यानी कि खाद बनाने की क्या पॉलिसी है। अच्छा, इनकी फीचर आपको पढ़ने हैं। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पढ़ के जाना है बिकॉज गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही एंथुजियास्टिक है इसके पीछे। सो ई वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि ई वेस्ट क्या होता है, जब तुम्हारा मोबाइल खराब होता है ना, इसको कूड़े में फेंक देते हो तुम, तो ये ई वेस्ट है। तो इसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स और ये सब चीजें होती हैं, तो उन पॉल्यूटेंट्स का हेल्थ इम्पैक्ट क्या होता है, स्टेटस क्या है इसका इंडिया में, इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इससे बहुत सारे महंगे महंगे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम निकाल सकते हैं, तो वो स्टेप्स टेकन फॉर combating माउंटिंग ई वेस्ट। ओके, कि ज्यादा ई वेस्ट हो रहा है, उससे क्या करे, जैसे गवर्नमेंट ने ये करा था कि सभी मोबाइल्स के चार्जर एक जैसे होंगे ताकि वेस्ट ना हो, कि कोई नया फोन खरीदे तो उसके साथ नया चार्जर ना खरीदना पड़े। और इसके लिए एप्पल को भी मतलब बांध दिया। अब कुछ कंपनीज ने करा है कि हम मोबाइल के चार्जर अलग से बेचेंगे, क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी पहले से चार्जर होता है। ऑल्सो इट्स अ मनी ग्रैब स्कीम। सो ई वेस्ट के रूल्स आए थे, जैसे सॉलिड वेस्ट के आए थे ना, ऐसे ही तो वो भी आपको पढ़ना है। देन आपका बायोमेडिकल वेस्ट, जो कि आपका हॉस्पिटल्स वगैरह से निकलता है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर हैजार्डस वेस्ट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो पहले तो इसके रूल आए थे अगेन 2016 में, मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट, तो केमिकल वेस्ट एटसेट्रा, ये सब आपका हैजार्डस वेस्ट होता है। तो इसको ट्रीट करने के क्या मेथड्स हैं, ओके, एंड ये सब चीजें आपको पढ़नी है। फिर नेक्स्ट है आपका रिसोर्स डिग्रेडेशन मैनेजमेंट। ओके, अब इसमें सबसे पहले आपका लैंड रिसोर्स, तो उसमें लैंड के डिग्रेड होने के कॉजेज क्या क्या हैं, जैसे बहुत ज्यादा यूरिया डालना, नाइट्रोजन डालना, ये सब चीजें उसको डिग्रेड करती हैं। इरोजन डिग्रेड करता है। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है एग्रीकल्चर पे, लोगों पे, जैसे एग्रीकल्चर की यील्ड कम होती जा रही है, लोगों पे पंजाब में ये इम्पैक्ट हो रहा है ज्यादा पेस्टिसाइड और ये डालने से, कि उस मिट्टी से जो अनाज खा रहे हैं उससे कैंसर हो रहा है। ओके, फिर डेजर्टिफिकेशन एक और तरीका है लैंड रिसोर्स डिग्रेडेशन का। हाँ, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ओके, कि किस तरह इसको मैनेज करा जाए। फिर आपका फॉरेस्ट रिसोर्स, तो डेफिनेशन, टाइप्स, फिर इसकी एक सर्वे की रिपोर्ट आती है 2017, मैंने क्यों लिख दिया, ये टाइपो है। तो हर 2 साल में आती है, वो आपको पढ़नी है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ये कितने टाइप्स के हैं, सब डिफोरेस्टेशन की प्रॉब्लम, उसके कारण, कॉन्सिक्वेंसेज, स्ट्रेटजीज फॉर रिड्यूसिंग डिफोरेस्टेशन एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। फिर आपका सॉइल रिसोर्स, ओके, यानी सॉइल, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने ज्योग्राफी में पढ़े थे, फॉर्मेशन प्रोसेस भी ज्योग्राफी में पढ़ा था, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं इसमें, वेदरिंग एटसेट्रा, ये सब, सॉइल की प्रोफाइल एंड होराइजंस, ये सब पार्ट हम ज्योग्राफी में कर चुके हैं। ओके, ये ज्योग्राफी में यहाँ पे रिपीट हो रहा है। फिर प्रॉब्लम्स ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन, अब ज्यादा पानी देने से प्रॉब्लम होती है कि सैलिनाइजेशन अल्कनाइजेशन शुरू हो जाता है, उसका इरोजन शुरू हो जाता है। कंजर्वेशन के तरीके, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली थी, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, जहाँ पे हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स नहीं डालते। ओके, अब आपका दूसरा पार्ट है बायोडाइवर्सिटी। चलो इसमें देखते हैं क्या क्या है आपके सिलेबस में। हाँ, तो बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले हैं आपके बेसिक्स, तो उसमें टाइप्स हो गया, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गया, तो जितने बायोजियोग्राफिकल रीजन्स हैं वर्ल्ड, तो उनका क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है, सेम हमको इंडिया के लिए करना है। बायोडाइवर्सिटी के फंक्शंस, हॉटस्पॉट्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इको रीजन्स, ये सब इसके पार्ट हैं। ओके, बायोपायरेसी, मैंग्रोव्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये भी इसी का पार्ट है, कोरल रीफ, वेटलैंड और एस्चुरीज। ये चारों अलग से इसलिए दिए हैं बिकॉज यूपीएससी लव्स देम बहुत ही ज्यादा। ओके, तो इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, फिर आपका एनिमल एंड प्लांट किंगडम, तो उसमें थ्रेट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी को, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, इफेक्ट क्या होते हैं बायोडाइवर्सिटी कम होने के। ओके, जैसे चाइना में एक वो था प्रेसिडेंट माओ, उसने सारी चिड़िया को मारने का ऑर्डर दे दिया था, तो उससे क्या हो गया था कि वहां पे सूखा पड़ गया था, फसलें खत्म हो गई थी। बटरफ्लाईज खत्म हो जाए तो क्या होगा, बीज खत्म हो जाए तो ये सब। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, यानी कि कोई ऐसी स्पीशीज जो बिल्कुल खत्म हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। मास एक्सटिंक्शन क्या होता है, जब बहुत सारी स्पीशीज एक साथ खत्म होनी शुरू हो जाती है। हम शायद फिफ्थ या सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन इवेंट में हैं, 4-5 बार ऐसा पहले हो चुका है और अभी होने लग रहा है। और फिर आईयूसीएन की रेड लिस्ट आती है इन सबको देखने के लिए कि कौन सी स्पीशीज एंडेंजर्ड है, कोई सी वल्नरेबल है, ये सब। ओके, फिर है हमारा बायोडायवर्सिटी को कैसे बचाएं, कंजर्वेशन।
तो उसमें हमारे एक्ट हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें शेड्यूल्स हैं, तो शेड्यूल एनिमल्स 1-2 उनको अलग-अलग लेवल के प्रोटेक्शन प्राप्त है। अब इन सिटू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन यानी कि जहाँ पे कोई जानवर रहता है जिस जंगल में, वहीं पे उसको बचाने के प्रयास किए जाएँ। एक्स सिटू यानी कि वहाँ से उठा के ज़ू में लेके आएँ और वहाँ पे उसको बचाने के प्रयास करे जाएँ। फिर आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इंपोर्टेंट कोस्टल मरीन वाइल्ड, इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो ना, वो याद रखना है या मेजर याद रखने हैं, सारों के रट्टा मारने नहीं बैठना। फिर स्पीशीज़ बेस्ड प्रोग्राम चला रखे हैं गवर्नमेंट ने, प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट ये सब। इनकी आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, कब स्टार्ट हुआ, क्या है, अभी क्या स्टेटस है, क्या इसकी स्टैटिस्टिक्स हैं, ये सब। फिर ग्लोबल इनिशिएटिव्स में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो है स्टेट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन द वर्ल्ड, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, सीबीडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कार्टेहेना प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, नगोया, आइची ये सब पढ़ने हैं, आपको पता होने ही चाहिए। फिर है आपके एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे ओटेक हो गया, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्स, टाइडल, वेव, ये सब आपको ज्योग्राफी में भी आप देख चुके हैं। ओके, तो ये इसमें आपको करने हैं। इसमें जो ध्यान देने लायक हैं वो हैं कि आपसे स्वाद लेने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टाइडल एनर्जी जैसे ये टेढ़े-मेढ़े सोर्सेज है ना, ओटेक, टाइडल, वेव, फ्यूल सेल पे इस साल ही क्वेश्चन आया था आपका। हाँ, जहाँ तक मुझे ध्यान है। ओके, माइक्रोबियल फ्यूल सेल ये भी एक नोवेल कॉन्सेप्ट है। बायोफ्यूल, बायोगैस, जियोथर्मल, सोलर सोलर तो बहुत ही रन ऑफ द मिल हो गया है। ठीक है, जियोथर्मल के बाद एटॉमिक एनर्जी बिल सिविल, ये हाँ, ये सब आपको देखने हैं इसमें। ओके, जो इम्पोर्टेंट है उस पे मैं खुद जोर दे दूंगा कि ये देखना ही देखना है। जिस पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं उस पे मैं ज्यादा हल्ला नहीं काटूंगा। अब नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बेसिक हमको पता हो कि होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, कॉजेज क्या हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्सेज यानी कि जो अर्थ के बाहर के हैं, और टेरेस्ट्रियल जो अर्थ के अंदर के हैं। ओके, अर्थ के बाहर के जैसे सन से दूरी और ये सब चीजें आपके। एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन मेड सोर्सेज कौन से क्लाइमेट चेंज के। अब अर्बनाइजेशन यानी जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज क्यों बढ़ता जा रहा है। अब मेट्रो बड़े शहरों में पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से क्या रिश्ता है। रियल एस्टेट बूम, उससे क्या होगा, कंक्रीट जंगल्स बन रहे हैं, उससे हीट आइलैंड बन रहे हैं, हीट आइलैंड ये नाम लेते ही आ गया। ओके, पॉलीथीन बैग्स का और पोल्यूशन का क्या लेना देना है। मिथेन जो कि एक बहुत ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, उससे कैसे आपका क्लाइमेट चेंज होता है, मतलब कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन क्लाइमेट। ओके, मतलब क्लाइमेट ऑन एग्रीकल्चर तो हमको पढ़ना ही है। यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑन क्लाइमेट पढ़ रहे हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होते हैं, मोनोकल्चर की प्रॉब्लम, पोल्यूशन, फर्टिलाइजर से क्या होता है। ठीक है, अब लाइव स्टॉक है जैसे डेयरी फार्म्स वगैरह कहते हैं, वहां से मिथेन बहुत आपकी रिलीज होती है। जीएम क्रॉप वाला पंगा पड़ रहा है इंडिया और यूएसए का, तो इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है और ये सब चीजें। मिथेन फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स कौन सी हैं, ऑर्गेनिक, और ये सब चीजें आपको पढ़नी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, नॉन ग्रीन हाउस गैसेस एंड एरोसॉल्स जो रिप्लेस कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस एंड एरोसॉल्स को, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हटा के हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स लाए थे बट उनका अलग पंगा निकला। तो ये सब आपको देखने हैं, इनसे रिलेटेड वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल और ये सब। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये सब चीजें आपको। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है कि एक इंसान जो है वो कितना कार्बन खर्च कर रहा है। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, तो एसिड रेन हो गया इसका इम्पैक्ट, एल नीनो, ला नीना, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर खत्म होती जा रही है। ये भी दो टाइप की क्लाइमेट वेरिएशंस हैं जो इंटेंसिफाई होती जा रही है। ओशियन एसिडिफिकेशन, ओके, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशियंस का एसिडिक लेवल बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ CO2 डिसोल्यूशन। अब ग्लोबल वार्मिंग का हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे मच्छर बढ़ेंगे, तो वो बीमारियां डेवलप्ड कंट्रीज तक जा रही हैं। ओजोन डिप्लेशन का क्या फर्क पड़ रहा है। अब इसको हम बच कैसे सकते हैं कि कार्बन को रॉक्स में डाल के, कार्बन 6 जैसे जंगल वगैरह लगा के, कार्बन क्रेडिट वाली, यानी कि जो जितना कम कार्बन एमिट करेगा वो उतना उससे पैसा कमा सकता है। कार्बन टैक्स, ज्यादा कार्बन आप एमिट करोगे तो आप पे टैक्स लगेगा, ये सब चीजें। अब नेक्स्ट है इसी में कौन कौन से एक्ट्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड यानी एनवायरमेंटल गवर्नेंस। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कौन से हैं, फिर वाइल्ड लाइफ, इनके साल जरूर याद रखने हैं।
सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इधर 2006 1986 से ऐसे कुछ होना चाहिए। ईपी हो गया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, बीडीए, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, कोस्टल रेगुलेशन जोन वेटलैंड रूल 2010, एनजीटी, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस और ये सब। फिर आपकी इंटरनेशनल गवर्नेंस की कौन सी बॉडी है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम डेवलपमेंट, यूएनडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, आईयूसीएन, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, प्रोटोकॉल्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए थे 2030 तक पूरे करने हैं, जो अलग अलग इंडिसेस निकालते रहते हैं अलग अलग गवर्नमेंट्स एंड बॉडीज एनवायरमेंट से रिलेटेड। फिर आपका यूएन एफसीसीसी, यूएनईपी, ये सब चीजें आपको, मॉन्ट्रियल एंड किगाली एग्रीमेंट, अर्थ समिट, यूएनसीईडी हो गया, कहाँ पे क्या डिसाइड हुआ, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये डेक्लेरेशंस वगैरह हुई थी रियो में, एजेंडा 21 1992 में, ये सब चीजें। और एक ये इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएन ट्रिपल एफ सी। ओके, ये तो पढ़नी है सारी, इनका बेसिक पता होनी चाहिए। टाइमलाइन बना के पढ़नी है, पहले ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, इस तरह से। अब इंडिया की क्या पोजीशन है क्लाइमेट चेंज को लेके? ओके, वो पढ़ना है, पोजीशन और पॉलिसी क्या है। फिर उसके बाद इंडिया में क्या ऐसे वेदर चेंजेस और क्लाइमेट पैटर्न्स देखे गए हैं। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये पढ़ना है। इंडियन इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है, उसकी वो इंपॉर्टेंट चीज है। और ये पॉलिसी स्ट्रक्चर रेलेवेंट टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ओके, फिर आपको कौन कौन सी बॉडीज हैं सरकारी ऐसी इंडिया में पॉल्यूशन इससे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड? तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनजीटी, वाइल्ड लाइफ बोर्ड, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। ओके, कौन-कौन सी स्कीम्स हैं, तो वो कैंपा स्कीम होगी, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन की, यानी यहाँ जंगल काटा तो यहाँ 2 गुना लगाना है। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जॉइंट फॉरेस्ट में सोशल फॉरेस्ट्री, बैम्बू मिशन, ये सब चीजें आपको, गंगा रिजुविनेशन इसमें पढ़नी है। इको मार्क, स्वच्छ भारत कोष, ग्रांट सेड, बहुत सारी चीजें हैं, बट इसमें लेटेस्ट जो आती जाएंगी वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, और अब इसका अगला पार्ट, फैक्चुअल रट्टा क्या है? नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, उनका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऑर्डर। टाइगर रिजर्व्स सिमिलरली, एलिफेंट रिजर्व्स, माइक साइट्स इन इंडिया कौन सी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन से हैं, उनमें से यूनेस्को की मैप लिस्ट पे कौन से हैं। रामसर वेटलैंड साइट्स तो हर साल ही बढ़ा देते हैं मोदी जी, तो वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है इंडिया में, सेक्रेड ग्रोव्स और ये सब चीजें। फिर पॉल्यूशन में की एक्टिविटीज लाइकली एसोसिएटेड विद एयर पोल्यूटेंट्स और ये सब चीजें। तो ये था आपका एनवायरनमेंट का पूरा डिटेल्ड सिलेबस। ओके, अब नेक्स्ट में हमारा बचा है जनरल साइंस, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।